गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों ये वीडियो कल की डेट का है, 14 सितंबर का है। तो जिस तरह से तमाम लोगों के द्वारा, जो हिंदी भाषी के लोग हैं, जो लोग हिंदी की उपयोगिता और प्राथमिकता के बारे में जानते हैं, वो किस प्रकार से हिंदी भाषा को उस स्थान तक ले जाना चाहते हैं जहाँ पर उसका सम्मान और जगह होना चाहिए। पर दोस्तों किस प्रकार से हिंदी विकास में कुछ बाधाएं आ जा रही हैं, कुछ लोगों के द्वारा खड़ी कर दी जा रही हैं, जिस वजह से उसे वो स्थान हासिल नहीं हो पा रहा, उसके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। तबीयत ना सही है। राजकुमार भारद्वाज इसे लिखा है। चलते हैं आगे। लिखा है, मानव को सामाजिक प्राणी कहा गया है। कोई बता सकता है कि दोस्तों मानव को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? मानव को सामाजिक प्राणी इसलिए कहा गया क्योंकि एक हम समाज के दायरे में हैं। जिस तरह से इंसान एक दूसरे का समाज में रह के सहयोग करता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, एक दूसरे के साथ लेन देन करता है, एक दूसरे के साथ भावों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से जुड़ा होता है, अपनी बातें एक्सप्रेस करता है, वही सामाजिक प्राणी है। उनका एक समाज है, हर एक चीज़ें व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही हैं, वही सामाजिक के श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जो कि जानवरों में ये चीज़ नहीं है। इसीलिए उन्हें जानवर और हमें सामाजिक प्राणी कहा गया है। वह एकल इकाई के रूप में स्वयं को असहाय पाता है। जिस प्रकार पशु समूह में रहते हैं, उस प्रकार मानव को उस समूह में रहना रुचिकर लगता है, जिस समूह में इतने संस्कार हों कि उसे समाज की संज्ञा दी जा सके। देखिए, समूह में रहना भी उसे सामाजिक आप नहीं कहेंगे। समूह में तो जानवर भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, पर उनका समूह होने का अलग चीज़ है। उनका दरिया जो होता है, क्राइटेरिया, उनका चीज़ अलग है, हमारा अलग है। हमारा जो समाज का जो समूह होता है, उसका उद्देश्य अलग होता है। वहाँ पे शिक्षित लोग होते हैं, एक दायरा होता है, और जानवरों के बीच में कब क्या हो जाए वो खुद नहीं जानते हैं। यदि हमारे समाज में कभी कभार देखिए, कुछ लोगों के द्वारा जब हमारे समाज की, देश की आलोचना की जाती है, तो लोग नहीं कहते हैं कि तुम लोग जानवरों से भी तुच्छ हो गए। मतलब जब समाज में कहीं भी गलत हो रहा है, किसी महिला या पुरुष के साथ गलत हो रहा है, यदि आप समाज में हैं, एक सामाजिक ग्रुप है, यदि आप उसका विरोध नहीं करते तो लोग नहीं कहते हैं कि ये तो जानवर, इससे बढ़िया तो जानवर है। मानव जब समाज में रहता है तो सामूहिकता के भाव को प्रदर्शित करने के लिए विचारों का आदान प्रदान करता है। विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा की आवश्यकता होती है। जैसे जो आपके विचार हैं दोस्तों, विचार को एक दूसरे के सामने कहने के लिए, व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता या ज़रूरत होती है, जिसे आप भाषा के नाम से जानते हैं। हजारों वर्षों के अनुभव पश्चात विभिन्न काल क्षेत्रों में भाषाएं और बोलियां विकसित हुईं। देखिए, अब एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रश्न है, भाषा और बोली क्या होती है? बोली, जैसे दोस्तों बोली का जो है व्याकरण नहीं होता है, ठीक है, और भाषाएं जो होती हैं वो क्रमबद्ध तरीके से होती हैं, उनका व्याकरण होता है, हर एक चीज़ होता है, जिसे आप लोगों के बीच में उसके माध्यम से शिक्षित कर सकते हैं। और बोली अलग चीज़ है। हम भारत जैसे देश में तकरीबन 6000 बोलियाँ हैं। मातृभूमि, मातृ व्यंजन और मातृभाषा भाषा सभी को प्रिय होती है। कहा गया कि हे जननी जन्म भूमिश्र स्वर्गादपि गरीय सिंह, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। किसी अन्य की भाषा निश्चित रूप से उसके लिए प्रिय होगी, किंतु हमें अपनी ही भाषा प्रिय लगती है, क्योंकि वह हमारे भाव और विचारों के लिए सुगम्य है। आपको पता होगा कि दोस्तों, जिस तरह से यदि मैं आपसे कहूँ आप मराठी बोलिए या गुजराती बोलिए, यदि आपका वहाँ का रेसिडेंशियल नहीं है, आप वहाँ के निवासी नहीं हैं, तो आपको उस भाषा को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, या फिर आप बोल ना पाएँ, जिस वजह से आप अपने विचारों को एक स्पष्ट तरीके से लोगों को बीच में नहीं कर सकते हैं। पर जहाँ पे आप रह चुके हैं, जो वहाँ का बोली है या फिर जो भाषा है, उसमें आप अच्छे खासे अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है, मातृबोली है। ठीक है। भारत के
भारत के इतिहास में जिस तरह विदेशी आक्रांताओं ने संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, उसमें न केवल भारतीय जनों का मनोबल तोड़ने के लिए उन्हें राजनीतिक, शासकीय और आर्थिक रूप से निर्बल किया गया, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और भाषाई निष्ठा को भी भेदने का प्रयास किया गया। हमारा भारत जैसा देश अगर सब मिला के मैं आपके सामने जिक्र करूं तो 1000 साल तक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा गुलाम था। और दोस्तों, जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका उद्देश्य यही था कि इनको किसी न किसी प्रकार से भाषा हो, क्षेत्र हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक रूप से इतना निर्बल बना दो, इतना निर्धन बना दो कि कभी खड़े होकर हमारा विरोध न कर सकें। और जब विरोध नहीं कर पाएंगे तो हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा समय तक शोषण करेंगे। इनके जो वस्तुएं हैं, जो यहाँ पे संसाधन है, सारी संसाधनों को हम अपने पास रखेंगे, लूटेंगे। ठीक है। कभी मुग़लों और इस्लामी अत्याचारियों ने फ़ारसी और उर्दू को, तो कभी अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी का लाद कर हमें भाषाई तौर पर पंगु बना दिया। अब सोचिए, जब आप कई देशों में जाएंगे भ्रमण के लिए, या फिर वहाँ का जब शिक्षा के बारे में लोगों से पूछेंगे जो वहाँ पे रह चुका है, तो वो कहेंगे भैया वहाँ पे में भी हो सकता है बोलियाँ कई हो, टोन अलग हो, पर भाषा एक ही है जिसे प्राथमिकता दी गई है। पर हमारे भारत जैसे देश में दोस्तों, जिस समय आक्रमण किया, जब हम लोगों के गुलाम थे, वो एक न एक भाषा, एक न एक संस्कृति लादता चला गया, जिस वजह से न अपने भाषा में परंपरागत हो पाए, न उनके भाषा में। और इसीलिए ऐसे तमाम तरह के सिविल स्टूडेंट के भी विद्यार्थी हैं जिन्हें इस भाषा से संबंधित कई प्रकार की मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। मैं आपको एक रियल बात बताऊं, 2011 से पहले जब आप आंकड़ा उठा के देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, संघ लोक सेवा आयोग का, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि जितने अंग्रेजी माध्यम के छात्र उत्तीर्ण होते थे, उतना ही हिंदी माध्यम के छात्र उत्तीर्ण होने लगे। पर दोस्तों, जब से ये CSET लग गया, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर MBA BTech के लड़के आने लगे। उस वजह से जो समस्याएं आई हैं, मतलब ये आंकड़ा इतना कम हो गया कि इस पे विचार मंथन करना चाहिए सरकार को। कहीं पे 1000, शुरू में चलिए 1000 का आंकड़ा पार हुआ, पर आज वो स्थिति है दोस्तों 100, 35, 40 ये स्थितियाँ चल रही हैं। आप गूगल करके देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। हम लोग तो फारसी और उर्दू के रहें, ना अंग्रेजी के हो पाएँ, और मातृभाषा हिंदी में भी हम काम चलाऊँ ही आता है। जैसे जब कई भाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे तो वो परंपरागतता हासिल नहीं हो पाएगी आपको, जो एक भाषा में होना चाहिए। मैं आपसे कहूँ, आप क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, हॉकी खेलिए, सारे खेल खेलिए, और किसी एक व्यक्ति को कह दूँ दिन भर तुम ये कई खेल खेला करो, तो हो सकता है आप कई खेल के जानकार हों, पर जो एक ही खेल खेलता है उसके जैसा आप कभी नहीं हो पाएंगे। आप काम चलाऊ हो सकते हैं, वो निपुण हो सकता है, उस काम में सक्षम हो सकता है जो एक ही काम कर रहा है। भाषा केवल मन के विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही नहीं, उनकी जननी भी है। भाषा भी विचारों को संस्थापित भी करती है। हम चाहे जितना प्रयत्न करें, भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति अंग्रेजी के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। विश्व के सभी विज्ञानियों, आचार्यों और भाषाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का अधिवाद स्थापित किया है, इसलिए कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी मातृभाषा में भाव संप्रेषण आसान होता है। जैसे क्या है, यदि आपका कोई बच्चा है, यदि वो फॉरेन में रहता है, जैसे ब्रिटेन रहता है, ऑस्ट्रेलिया रहता है, तो जो वहाँ की लैंग्वेज होगी, जो वहाँ पे बचपन से पढ़ लिख रहा है, मतलब उसकी पैदाइश वहीं पे हुई है, तो जो बचपन का जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना दोस्तों, उसे आवश्यकता नहीं है व्याकरण पढ़ाने की, न्यूज़पेपर करो, ये वर्ड मीनिंग याद करो, कुछ भी नहीं। वो वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जब देखेगा ना, तो जिस तरह से अंग्रेज़ के बच्चे या वहाँ के देश के लोग बोलते हैं, उसी टोन, उसी टंग में वो भी बोलने लगेगा, क्योंकि वो अब उसकी मातृभाषा बन रही है। और हमारे यहाँ 12-15 साल तक लोग व्याकरण रट जाते हैं, फिर भी कोई इंग्लिश बोलने के लिए ये हाल है। दैट इज़ वाई। जब हम बचपन से सुने गए शब्दों को सुनते, बोलते और विचारते हैं तो उनकी ग्राह्यता सुगम होती, किंतु जैसे ही अन्य भाषा का शब्द या वाक्यांश प्रस्तुत होता है तो मस्तिष्क कुछ पल के लिए विराम की अवस्था में आ जाता है, क्योंकि हम अपरिचित ध्वनियों के प्रति सजग नहीं होते हैं।
हम केवल परिचित ध्वनियों के अभ्यस्त होते हैं और उसी में विचारों का विनियमन करते हैं। उसके समुच्चय को हम भाषा कहते हैं और जो सामूहिक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। यही कारण था कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय एकता, संपर्क, संप्रेषण और संवाद के लिए विभिन्न देशज भाषाओं पर विचार विमर्श के पश्चात हिंदी को राजभाषा की मान्यता दिए जाने का निर्णय हुआ। मैं आपको बता दूं, हमें इतना लेट जो स्वतंत्रता मिली, जो आज़ादी मिली, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था भाषा। जब हमारे देश का एक बड़ा नेता जो हमारे देशवासियों के अधिकारों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी स्वतंत्रता आज़ादी के लिए वो लड़ाई लड़ रहा था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, कुछ लोग हिंदी का प्रयोग करते थे, कुछ लोग उर्दू का प्रयोग करते थे, कुछ लोग फारसी का, कुछ लोग अंग्रेज़ी का, कुछ लोग स्थानीय भाषाओं का। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमारा हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे पूरा जो समाज था वो भाषा के रूप में अलग था। वो समझ नहीं पाते थे क्या बोल रहा है। तो कुछ ऐसे भी महान दिग्गज आए जिन्होंने सुझाव दिया, यदि हमारे देश के प्रत्येक जनता को जगाना है, उनके अंदर एक स्वतंत्रता की लहर जगाना, तो सबसे पहला जो काम हमें करना पड़ेगा, एक ऐसी भाषा का चुनाव करना पड़ेगा जिसके माध्यम से सारे लोगों तक अपनी अपनी बातें हम पहुंचा पाएँ। कोई गुजराती बोल रहा, कोई मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, क्या हो रहा है, ठीक है। यह निर्णय लोकतंत्र के इस सर्वाधिक स्वस्थ सूत्र से हुआ कि हिंदी भाषियों की बहुतायत है। महात्मा गांधी का यह भी कहना था कि वह अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जनता समझता, और हिंदी इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। लोकतंत्र का यह सौंदर्य है कि बहुमत जिसके पक्ष में है वही बात का निर्णय के स्तर तक पहुंचती है। तो भैया उस बात को पहुंचाने के लिए तो सबसे पहले एक भाषा का चुनाव करना पड़ेगा कि एक ऐसी भाषा हो जिस भाषा के माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़े हों, कि अपनी बातें कहने में आसानी हो और जल्दी ही उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाएं उस बात को लेकर। राजभाषा हिंदी की स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है, बल्कि सच कहें तो बना दी गई है। क्षुद्र राजनीति के लिए कई जनों में यह भाव दिखता है। मैं आपको एक चीज़ हकीकत बताऊं, एक बार तमिलनाडु साइड क्या हुआ था, कुछ जगहों पे जब मोदी जी आए तो उन्होंने प्राथमिकता देनी स्टार्ट कर दी। वहाँ के जो मतलब स्थानीय जो भाषा था, स्थानीय न करके उस प्रदेश की जो भाषा थी, जैसे तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, तो इतना किलोमीटर है ये शहर, ये फला ढेका, तो उस पर हिंदी में भी लिखा जाता था। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे हिंदी को कालक से पोत दिए। उनको बड़ा अपमान हुआ कि नहीं, हिंदी जैसे भाषाओं का उपयोग न करें यहाँ पे। तो जिस तरह से हमारे ही देश में कुछ लोगों के द्वारा हिंदी विरोध की राजनीति खेली जा रही है, वो कहीं न कहीं हमारे देश की अखंडता, एकता को शर्मसार करता है, खंडित करता है। कि यह तो राजकीय या शासकीय भाषा है, हिंदी के कारण हमारा प्रांतीय भाषाओं पर संकट आ सकता है। गैर हिंदी भाषियों का यह तर्क इसलिए नहीं पचता है। जो लोग शासकीय स्तर पर घोषणा करते हैं कि वे हिंदी भाषी हैं, उनकी वास्तविकता है कि वे सब अपने घरों में हिंदी नहीं बोलते हैं। वे घरों में पहाड़ी, गढ़वाली, मारवाड़ी, हरियाणवी, मराठी, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, अवधी आदि बोलियाँ बोलते हैं। फिर भी वे गर्व से कहते हैं कि वे हिंदी भाषी हैं। मारवाड़ी या भोजपुरी बोलने वालों को कभी प्रतीत नहीं हुआ कि हिंदी उनकी बोली का अतिक्रमण या दमन कर रही है। सोचिए, मैं सही बता दूं, जो मारवाड़ी हैं या जो हिंदी भोजपुरी बोलने वाले हैं, भोजपुरी बोलने वाले कभी भी विरोध नहीं किए कि नहीं हमें हिंदी भाषा नहीं चाहिए, ये होनी चाहिए। संस्कृत भारत का भाषाई समुद्र है। समुद्र का अर्थात बहुत बड़ा है, व्यापक है, जिसमें हर भाषा और बोली अंततः विलीन हो जाती है और संस्कृत से ही वाष्पीकृत हो शब्द बूंदे हर भाषा और बोली में प्राण संचार करती है। शाश्वत क्रम भारत की सभी भाषा और बोलियों को समृद्ध कर रहा है। इसका मतलब ये वो है, जो संस्कृत है दोस्तों ने सारे शब्द हैं, ऐसे तमाम अंग्रेजी के शब्दों का भी मैं उच्चारण बता सकता हूँ यहाँ पे, जो संस्कृत से ही लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। संस्कृत ज्ञान का भंडार है, अथाह है। संस्कृत से ऐसी तमाम तरह की भाषाओं का आप निर्माण कर सकते हैं, बोलियों का निर्माण कर सकते हैं। भारत की सभी भाषाओं और बोलियों को समृद्ध कर रहा है। हिंदी और अन्य भाषाओं और बोलियों का तारतम्य स्वतंत्र भारत के पश्चात आकार नहीं ले रहा है। यह अनवरत प्रवाह सदियों से विभिन्न विरोधियों और अल्पविरामों के पश्चात भी सतत गतिमान है।
हिंदी अन्य भाषाओं और बोलियों से ऊर्जा ग्रहण करती है तो अन्य भाषाओं और बोलियों को समृद्ध भी करती है। यदि स्वस्थ मन से सर्वेक्षण हो तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि परतंत्र भारत में विदेशी आक्रांताओं ने जिन विदेशी भाषाओं का चलन यहाँ प्रारंभ किया था, उन भाषाओं के कारण प्रांतीय भाषाओं पर 800 सालों तक संकट रहा, जबकि स्वतंत्र भारत में जब से हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला तब से अन्य प्रांतीय भाषाएं भी समृद्ध हुई हैं। उनमें नव साहित्य का सृजन तीव्र गति से हुआ है। अब गढ़वाली और मराठी के कवि सम्मेलन आम बात हो गए हैं। ऐसा इसलिए कि हिंदी का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वह मूलतः संस्कृत से आया है और हिंदी की यह भाषाई वैज्ञानिकता अन्य भारतीय भाषाओं और बोलियों से स्वाभाविक ढंग से मेल खाती है। आज यही कारण है कि दोस्तों, उनके शब्द जो भी हों, विचार जो भी हों, घटना जो भी हों, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया सुनती है, क्योंकि वो जिन भाषा, जिन शब्दों, जिन भावों का प्रयोग करते हैं उन भाषा भाव से ज़्यादातर लोग परिचित हैं। इससे पहले भी हमारे देश के एक प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन जी, डॉक्टर मनमोहन जी, जो हमारे देश में बहुत कम पढ़ा लिखा ऐसा समाज है जो उनकी भाषा को समझ पाता था। पहली बात तो ये, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं या नहीं इसकी घटना नहीं, पर वो मतलब फाइनेंस के, मतलब इकोनॉमी के काफ़ी अच्छे खासे जानकार हैं और इस पर उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी कई सालों तक काम किया है। तो उनकी जो भाषा होती थी, भले अंग्रेजी की होती थी, पर इतना हैवी शब्दों का इस्तेमाल करते थे जो आम जनमानस को समझ में नहीं आ पाता था। तो इसीलिए उनसे ज़्यादातर लोग नहीं जुड़ पाए। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था कि मनमोहन जी क्या है, मनमोहन जी प्रधानमंत्री या सोनिया गांधी जी हैं। हिंदी को राजभाषा घोषित करने के साथ ही हर राज्य को अपनी आधिकारिक भाषा में कार्य करने का अधिकार दिया गया ताकि प्रांतीय भाषाएं और बोलियां पुष्पित पल्लवित हो सकें। यही कारण है कि गोवा में कोंकणी, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, तेलंगाना में तेलुगु, पश्चिम बंगाल में बंगाली को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया और वे अपने क्षेत्रों में फल फूल रही हैं। होना भी चाहिए। महात्मा गांधी जब कहते थे कि हम राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह भाषा जो समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो दे। हिंदी का मंच या बिंदु ऐसा हो जब आकार भारतीय हो जाए, वह भाषा जो सबको स्वर दे सके। किंतु स्वतंत्र भारत में हिंदी की विकास यात्रा जितनी तीव्र गति से होनी चाहिए थी उसे उतनी गति नहीं मिल पाई। इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि स्कूली शिक्षा निस्संदेह हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में हो रही हो, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए लोगों को अंग्रेजी माध्यम चुनना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे छात्र जो 12th तक, 12वीं तक हिंदी में शिक्षा ले रहे हैं या फिर अपनी भाषा में शिक्षा ले रहे हैं, तो उसके बाद जैसे वो शहर की तरफ जाते हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, तो वो जो भी पाठ्यक्रम है उनका पूरा जो माध्यम है अंग्रेजी में हो जाता है। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए थोड़ी सी समस्या आ जाती है। 1 साल तो बेचारों को लग जाता है इंग्लिश को सही तरीके से जानने में। तो बहुत सारे लड़कों का जो है बैक लग जाता है, बहुत सारे लड़के पेपर भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब जो आप पास तो कर लें पर उसका ज्ञान आपके पास ना हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे MBA के, इंजीनियरिंग के, यदि उन्हीं पाठ्यक्रमों को यदि हम हिंदी में पढ़ाते हैं तो उनका जो जब वो समाज में आते हैं तो व्यवहारिक ज्ञान होता है उनका, एक दूसरे के सामने लोग बता सकते हैं। अब कोई पूछे बिजनेस, जो इंग्लिश में पढ़ा है उसके सोचने समझने की प्रक्रिया अलग होगी और हिंदी भाषा क्या अलग होगी। पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होगी, आप हिंदी प्रदेश में रह रहे हैं, हिंदी देश में रह रहे हैं, तो हिंदी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। भाषा को देखिए उतना वरीयता न दें, पर एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अच्छे निपुण हो। इसका मतलब नहीं आपको अंग्रेजी नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आ रहा है। पर आज का समाज जो जिस तरह से भेदभाव कर रहा है कि आपको अंग्रेजी आता है, मुझे हिंदी नहीं आता पर मैं इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट बोलता हूँ, तो उनको किस तरह से लोग प्रायोरिटी देते हैं, तो ये गलत है। इसलिए नवयुवक पहले से अपना अंग्रेजी आधार मजबूत करने का उपक्रम करने लगते हैं। ऐसी वर्जनाएँ भी हिंदी के विकास में बाधक बनी हैं। इसलिए शिक्षा तंत्र में ऐसी व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है जहाँ सभी विषय देशज भाषाओं में पढ़े पढ़ाए जाते हों। हाल ही में IIT इंदौर में इन दिनों एक अनोखा प्रयोग शुरू हुआ है। संस्थान छात्रों को गणित और विज्ञान जैसे तकनीकी विषयों का प्राचीन ज्ञान संस्कृत भाषा के माध्यम से प्रदान कर रहा है।
इंदौर के इस संस्थान ने देश के प्राचीन ग्रंथों के गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अपने किस्म का पहला ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है। देश के अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि हिंदी सहित अन्य देशज भाषाओं को आवश्यकता से जोड़ा जा सके। ऐसी तमाम तरह की बोलियां हैं, भाषा हैं, बहुत प्राचीन काल से भारत देश में चली आ रही हैं, जिनका कुछ का प्राय लुप्त हो चुकी हैं, कुछ लुप्त होने की कगार पे हैं। तो ऐसी भाषाओं, ऐसी बोलियों को चिन्हित करके उन्हें नया जीवन देना चाहिए कि उनका भी एक समाज था जो उनसे जुड़े, उपेक्षा का शिकार ना हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।